स्टोरी नंबर 54, द ओल्ड वाइज क्रो, एक बुजुर्ग समझदार कौवा। ये स्टोरी आज हम रीड करेंगे और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल को, वोकेबलरी को एंड ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो वो मेरी सभी वीडियोस को वॉच करें। अगर आपको पसंद आती है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करना और दूसरों के साथ शेयर भी जरूर करना। तो शुरू करते हैं आज की इस स्टोरी को रीड करना। सो स्टोरी इस तरह से है। वंस एक बार, देयर स्टूड मतलब खड़ा था, अ ह्यूज बेनियन ट्री एक विशाल बरगद का पेड़ या फिर वट वृक्ष भी आप इसको बोलते हैं। और स्टूड का मतलब यहाँ पे है स्टैंड का सेकंड फॉर्म। देयर यहाँ पे है सब्जेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। कहाँ पर? ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अ स्मॉल टाउन, एक छोटा कस्बा जो है उसके आउटस्कर्ट्स में। अब ये आउटस्कर्ट्स क्या होता है? जो शहर के जो बाउंड्री होती है, बाहर वाला हिस्सा, तो उसको बोलते हैं आउटस्कर्ट्स। तो ये वर्ड आप जरूर याद करेंगे। जैसे कई शहरों के आउटस्कर्ट्स में क्या होते हैं, पेड़ लगे होते हैं, तो उसी तरह से ये जो स्मॉल टाउन है इसके आउटस्कर्ट्स में, इसके बाहरी हिस्से में एक ह्यूज बेनियन ट्री था, खड़ा था। आगे लिखा है थाउजेंड्स ऑफ क्रोज लिव्ड, हजारों कौवे रहते थे, इन दिस ट्री इस पेड़ पर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आगे लिखा है नॉट फार फ्रॉम द बेनियन ट्री, कह रहे हैं इस बेनियन ट्री से ज्यादा दूर नहीं। देयर वॉज अ माउंटेन केव, एक पहाड़ी गुफा थी। थाउजेंड्स ऑफ आउल्स, हजारों उल्लू, लिव्ड इन इट, इसमें रहते थे। द किंग ऑफ द आउल्स, उल्लुओं का राजा, यूज्ड टू हंट, वो शिकार किया करता था, क्रोज, कौवों का, ड्यूरिंग द नाइट, रात के दौरान। अब यहाँ पे हमने छोड़ा ये सेंटेंस, अब इसको पढ़ते हैं। जो राजा है उल्लुओं का, अकम्पनेड बाय हिज सोल्जर्स, यानी कि अपने सोल्जर्स के साथ, अपने सैनिकों के साथ शिकार किया करता था कौवों का रात के दौरान। यहाँ पे आप समझेंगे किंग ऑफ द आउल्स सब्जेक्ट हो गया, एडिशनल इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए हमने यूज कर दिया अकम्पनीड बाय हिज सोल्जर्स। अकम्पनीड का मतलब होता है किसी के साथ आना जाना। फिर हमारा लेसन आ गया यूज्ड टू का, जो बताता है पास्ट हैबिट को। हंट मतलब शिकार करना, जो कि है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर हो गया? तो ये हमारा यूज्ड टू का लेसन। इसमें आप वर्ड मीनिंग अभी याद कर लेंगे। केव हो गया गुफा, अकम्पनीड बाय समवन किसी के साथ आना जाना, हंट इज शिकार करना। और इसमें मुश्किल कुछ नहीं है, एक ऊपर ये याद कर सकते हो नॉट फार। फार मतलब होता है बहुत दूर और नॉट फार मतलब ज़्यादा दूर नहीं। इसके बाद लिखा है सून, जल्द, थाउजेंड्स ऑफ क्रोज, हजारों कौवे, वर किल्ड, मारे गए। सून की हिंदी होती है जल्द। थाउजेंड्स ऑफ क्रोज ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, वर इज हेल्पिंग वर्ब, किल्ड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो जल्द हजारों कौवे मारे गए, एंड इटन अप, और इनको खा लिया गया, बाय द आउल्स, उल्लुओं के द्वारा। वन ऑफ द मेन रीजन्स, मुख्य कारणों में से एक। यहाँ पे ऑफ आ रहा है, ये वन ऑफ का लेसन हमारा। वन ऑफ के बाद हम यहाँ पे प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। रीजन्स हो गया हमारा प्लूरल नाउन। तो मेन कारण जो है उनमें से कह रहे हैं एक जो है वॉज, वो था, दैट की, दे वर अनेबल टू सी, वे देखने में असमर्थ थे, क्लियरली, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, ड्यूरिंग द नाइट, रात के दौरान। तो मुख्य कारण जो है उनमें से एक ये था कि वे अनेबल थे, अनेबल मतलब होता है असमर्थ होना, तो वो देखने में क्लियरली असमर्थ थे रात के दौरान। अब यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो किस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे? फॉर द किलिंग ऑफ द क्रोज, जो एक कौवों की हत्या के लिए, एट सच अ लार्ज स्केल मतलब इतने बड़े पैमाने पर। तो मेन कारणों में से एक कि जो ये कौवों की किलिंग है
इतने बड़े पैमाने पर, तो उनमें से एक कारण था कि वे असमर्थ थे स्पष्ट रूप से देख पाने में नाइट के दौरान। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट ट्रांसलेशन। इसमें आप याद कर सकते हो सच अ ग्रेट स्केल, इसके साथ एट भी लगा है, तो एट सच अ ग्रेट स्केल या लार्ज स्केल एक ही बात है, तो मतलब बड़े पैमाने पर, एक लार्ज अमाउंट में। फिर आगे हमारा लेसन अनेबल टू का, ये एबल टू होता है, नॉट एबल का कर दिया अनेबल। और इसमें ये हमारा एक लेसन है वन ऑफ का। अगर मैं आपको इसको टेंस में बताऊं तो वन ऑफ द मेन रीजंस वॉज, तो ये सब्जेक्ट, इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी वॉज, उसके बाद सारा हो गया अदर वर्ड, तो ये हो गया नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर। लेकिन यहाँ पे दैट सेंटेंस को जोड़ रहा है, रीजन था कि, अब ये की सेंस दे रहा है। उसके बाद देवर अनेबल, तो ये हमारा नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर। इसके बाद है दी आउल्स, उल्लू, कुड इजीली लोकेट, वो आसानी से पता लगा सकते थे। द क्रोज, कौओं का, सिटिंग, बैठे हुए, इन द ट्री, पेड़ में या पेड़ पर, ड्यूरिंग नाइट आवर्स, तो रात के समय के दौरान। तो जो उल्लू हैं वो आसानी से लोकेट कर सकते थे कौवों को बैठे हुए पेड़ पर नाइट आवर्स के दौरान। यहाँ पे आ रहा है बीइंग नॉक्टर्नल, अच्छा वर्ड है। नॉक्टर्नल का मतलब हो जाता है जो रात को जागते हैं। ऐसे एनिमल्स आपने देखे होंगे, पक्षी वगैरह जो रात को जागते हैं, उल्लू हो गया, और इनको दिन में नहीं दिखता है, उनको बोलते हैं नॉक्टर्नल। और बीइंग लगा हुआ है, होने के नाते, होने की वजह से, होने के कारण। ये हमारा लेसन है बीइंग का सेकंड यूज। बीइंग के हमने 6 यूजेस किए थे, उसमें से दूसरा यूज आपके सामने है। तो नॉक्टर्नल होने के नाते या होने की वजह से जो आउल्स हैं वो ईजिली लोकेट कर सकते थे। लोकेट होता है पता लगाना, और ईजिली इज आसानी से। ये हमारा कुड का लेसन केस नंबर 1 जो बताता है पास्ट एबिलिटी को। आगे लिखा है द अनफॉर्चुनेट क्रोज, ये जो अभागे कौवे हैं, वर हेल्पलेस, ये बेबस थे। हेल्पलेस एडजेक्टिव होता है मतलब बेबस, अनफॉर्चुनेट मतलब जिनकी किस्मत अच्छी ना हो, और हिंदी में आप बोल सकते हो अभागे, जिनके भाग्य अच्छे ना हो, अभागे। तो ये अभागे कौवे बेबस थे। दे कुड नॉट फ्लाई अवे, ये उड़कर नहीं जा सकते थे। फॉर द सेफ्टी ऑफ देयर लाइव्स, अपने जीवन की रक्षा के लिए। तो यहाँ पर भी कुड बता रहा है एबिलिटी को, नेगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे आप वर्ड याद करेंगे, अनफॉर्चुनेट इज अभागे, हेल्पलेस इज बेबस, और फॉर द सेफ्टी ऑफ देयर लाइव्स, अपने जीवन की रक्षा के लिए। तो ये हो गया हमारा पूरा फर्स्ट पैराग्राफ। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप अच्छे से समझ पाए होंगे। और आपको एक चीज़ हमेशा समझ कर चलनी है कि आपको स्टोरीज़ या न्यूज़पेपर रीडिंग तभी करना है जब आपको इंग्लिश के रूल एक बार अच्छे से आ जाएं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती और आप इंग्लिश सीखने के लिए स्टोरीज़ वगैरह देख रहे हैं तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टोरीज़ में गिने चुने कुछ 5-6 कॉन्सेप्ट्स ही यूज़ होते हैं, मतलब रूल्स वगैरह। तो 5-6 रूल्स सीखकर अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश में अच्छा हो जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। आपको सबसे पहले काम करना है अपने कॉन्सेप्ट्स पर, अपने रूल्स पर। जब आपके रूल सारे अच्छे हो जाएंगे, आपको एक एक चीज़ पता होगी कि ये हैविंग बीन, या फिर कंडीशनल सेंटेंसेस, या फिर बीइंग के सारे यूजेस, नरेशन, एक्टिव पैसिव, स्ट्रक्चर्स किस तरह से यूज़ होते हैं, आपको एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। उसके बाद आप पढ़िएगा, आपको हर चीज़ समझ में आएगी। अदरवाइज़ मुझे नहीं पता कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जिन लोगों ने सीखा हुआ है उनको समझ आ रहा होगा, जिन्होंने नहीं सीखा, अगर वो सीखना चाहते हैं तो वो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं इंग्लिश ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, कंप्लीट इंग्लिश, बेसिक टू एडवांस्ड लेवल तक, जिसके अंदर 500 वीडियोज़ हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप है। लैंग्वेज है हिंदी टू इंग्लिश, जिसमें 3000 से ज़्यादा वोकेबलरी भी है एडवांस्ड लेवल तक, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम और हर जगह हेल्प करेगी। साथ में 30 डेज़ का स्पीकिंग चैलेंज भी उसमें है। इंग्लिश के सारे रूल्स कवर किए गए हैं, तो आप उससे सीखिए और उसके बाद स्टोरीज़ पढ़िए, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में और इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। तो इसके लिए बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप डाउनलोड कर लेना।
आपके सामने बाकी डिटेल लिखी हुई है और लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अभी आगे आते हैं वापस। यहाँ पे देखिए, दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, इस तरह की स्थिति, वेंट ऑन, चलती रही, टू सच एन एक्सटेंट, इस हद तक, ठीक है, इस हद तक चलती रही, एंड और द लॉस ऑफ लाइव्स, और जो ये जीवन का खो देना है, किसका, थाउजेंड्स ऑफ क्रोज का, हजारों कौओं का, बिकेम सो अनबियरेबल, वो इतना असहनीय हो गया कि, और किसके लिए हो गया था, फॉर द किंग ऑफ क्रोज, कौओं के राजा के लिए, दैट की, अभी यहाँ पे देखो सो और दैट का कॉन्सेप्ट, इसका हिंदी हमारा निकलता है इतना और की। सो के बाद हम यूज करते हैं एक एडजेक्टिव, यहाँ पे आप देख पा रहे हो वही रूल हमारे आगे। अब यहाँ पे इसकी एक बार ब्रेक करते हैं पहले रूल को। ये सब्जेक्ट हो गया, गो ऑन का मतलब होता है चलते रहना, जैसे हम बोलते हैं ना व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, तो गो ऑन का सेकंड फॉर्म हो गया वेंट ऑन। तो इस तरह की सिचुएशन चलती रही, टू सच एन एक्सटेंट मतलब इस हद तक, ठीक है, ये तो चलती रही, और साथ में क्या था, ये जो लॉस ऑफ लाइव्स है हजारों कौओं का, मतलब हजारों कौओं का जो मरना है, तो ये सारा बिकेम, ये हो गया, सो अनबियरेबल, इतना असहनीय जिसको सहन न किया जा सके, कौओं के राजा के लिए, दैट की, वन डे, एक दिन, ही वॉज हेल्पलेस, कि वो बेबस था, टू कॉल अ मीटिंग, एक मीटिंग बुलाने के लिए, और क्यों बुलाई थी उसने, टू डिस्कस, चर्चा करने के लिए, किसकी, वेज की, तरीकों की, और मीन्स और माध्यमों की, किस चीज के तरीके और माध्यम, टू फाइट, लड़ने के, किससे, फ्रॉम द सिचुएशन, स्थिति से, एंड और क्यों बुलाई थी मीटिंग उसने, क्या डिस्कस किया था, एंड ब्रिंग एन एंड टू कंटिन्यूइंग डिजास्टर, ये जो डिजास्टर है आपदा, और कंटिन्यूइंग मतलब जो निरंतर है, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है कंटिन्यूइंग, ये जो निरंतर आपदा है, तो इसको खत्म करने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, ये डिस्कस जो किया था उसमें वेज और जो मीन्स है, तो ये सब डिस्कस किए। तो यहाँ तक पूरा एक सेंटेंस हो गया। अब आप समझिए कि इस तरह की जो सिचुएशन है वो चलती रही टू सच एन एक्सटेंट, इस हद तक, और ये जो हजारों कौओं का मरना है वो इतना असहनीय हो गया कौओं के राजा के लिए कि एक दिन वो बेबस हो गया मीटिंग बुलाने के लिए और चर्चा करने के लिए तरीकों और माध्यमों पर कि कैसे हम फाइट करेंगे सिचुएशन से, और कैसे ख़त्म करेंगे इस निरंतर आपदा को। क्लियर हो गया सारा, इसमें अच्छे वर्ड हैं, आप याद करें। एक है टू सच एन एक्सटेंट, इस हद तक, दूसरा अनबियरेबल, असहनीय, तीसरा हेल्पलेस, बेबस, डिस्कस इज चर्चा, वेज मतलब तरीके, मीन्स मतलब माध्यम, ब्रिंग एन एंड यानी कि पुट एन एंड, किसी चीज को खत्म करना, कंटिन्यूइंग मतलब निरंतर, डिजास्टर इज आपदा। और ये हमारा सो एंड दैट का कॉन्सेप्ट, और इसी सेंटेंस के अंदर हमने कई सारे रूल यूज़ किए। पहला यूज़ किया ये वाला पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद ये जो द लॉस ऑफ लाइव्स ऑफ द थाउजेंड ऑफ क्रोज है ये सब्जेक्ट हो गया, एंड से हम जोड़ रहे हैं दो सेंटेंस को, बिकेम हो गया सेकंड फॉर्म, फिर आगे सो और दैट का कॉम्बिनेशन हमने लगाया। अब दैट के बाद एक कंप्लीट सेंटेंस हम लिखते हैं, तो इसमें भी ही सब्जेक्ट है, वॉज, उसके बाद हेल्पलेस एडजेक्टिव, तो नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर। तो ये है इसके अंदर इस तरह से रूल। फिर क्या होता है, आफ्टर हीटेड डिस्कशंस, ये जो चर्चाएं हैं, और हीटेड मतलब गर्मा गर्म जो ये डिस्कशंस है, चर्चाएं हैं, एंड और एक्सचेंज ऑफ व्यूज एंड आइडियाज़, और ये जो इनके व्यूज मतलब विचार हैं, आइडियाज़ भी मतलब विचार ही होते हैं, व्यूज एक तरह से होता है दृष्टिकोण। तो कह रहे हैं ये जो गर्मा गर्म बहस चर्चा हुई, और ये जो आदान प्रदान हुआ, एक्सचेंज हुआ, किसका, व्यूज एंड आइडियाज़ का, तो इसके बाद अ प्लान वॉज चॉक्ड आउट, एक प्लान बनाया गया इन द मीटिंग, सभा में। यहाँ पे प्लान ऑब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब, चॉक आउट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे चॉक आउट का मतलब है एक प्लान, जैसे आप क्या कर रहे हो, लिख रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, चौक से लिख रहे हो, तो वहीं से ये वर्ड बना चॉक आउट करना, तो आप एक प्लान बना रहे हो, ठीक है। तो सीधा सा लॉजिक है, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो। तो एक प्लान बनाया गया मीटिंग में, अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार अ ड्रामा वॉज टू बी इनैक्टेड, एक ड्रामा किया जाना था, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, ड्रामा हमारा हो गया
ऑब्जेक्ट, इनेक्टेड हमारी होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीच में लगा दिया वॉज टू का पैसिव वॉइस वॉज टू बी। अब आपको याद आ रहा है हिंदी ना था नी थी ने थे, लेकिन पैसिव वॉइस है तो वॉज टू का हो गया वॉज टू बी, राइट। तो ड्रामा किया जाना था, एट अ लिटल डिस्टेंस, थोड़े से दूरी पर, किससे, फ्रॉम द आउल्स केव, उल्लुओं की गुफा से थोड़ी सी दूर। ये जो ड्रामा है वो इनेक्ट किया जाना था, मतलब इसका अभिनय किया जाना था। इनेक्ट ये जो वर्ब है हमारी, इसके दो मतलब निकलते हैं। पहला हो गया अभिनय करना यानी कि एक्ट करना, दूसरा होता है कोई कानून बनाना। तो ये आपको न्यूज़पेपर में जब दिखेगा तो इसका मतलब कानून बनाना, कानून को लागू करने से होता है, लेकिन यहाँ पर अभिनय करने से है। तो इसमें आप रूल देखो ध्यान से, अ प्लान वॉज चॉक्ड आउट, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, देन अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार, और अ ड्रामा वॉज टू बी इनेक्टेड, ये हमारा वॉज टू का पैसिव हो गया वॉज टू बी। और इसमें बाकी कुछ नहीं है, बाकी मैंने आपको बता दिया सब कुछ। इनेक्टेड का मतलब समझ आ गया, अकॉर्डिंग टू विच आपको समझ आ गया, चॉक आउट भी पता चल गया, और इसमें खास कुछ नहीं है। आगे देखते हैं। तो उन्होंने एक नाटक करने का मतलब फैसला कर लिया। सो तो ऑन द नेक्स्ट डे, सो का मतलब इसीलिए भी होता है, तो भी होता है, तो इसीलिए अगले दिन द ड्रामा वॉज स्टेज्ड, ड्रामा जो है नाटक, तो इसका मंचन किया गया, यानी कि इसको ऑर्गेनाइज किया गया। स्टेज्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ड्रामा ऑब्जेक्ट है, वॉज लगा हेल्पिंग वर्ब। तो अगले दिन ड्रामे का मंचन किया गया, एंड और वाइल इनैक्टिंग द ड्रामा, और नाटक का अभिनय करते हुए, एन ओल्ड क्रो वॉज थ्रैश्ड बैडली, एक जो बूढ़ा कौआ है उसको थ्रैश किया गया। थ्रैश मतलब होता है बुरी तरह से पीटना, बैडली हो गया बुरी तरह से, थ्रैश मतलब पीटना। तो एक बूढ़े कौवे को बुरी तरह से पीटा गया उस नाटक के अकॉर्डिंग, बाय द किंग ऑफ क्रोज, कौवों के राजा के द्वारा, एंड हिज सोल्जर्स, और उसके सैनिकों के द्वारा। मतलब बाय द किंग ऑफ क्रोज, कौवों के राजा और उनके सैनिकों के द्वारा बुरी तरह से पीटा गया। क्लियर हुआ है सारा यहाँ तक। अब टेंस देख लेते हैं। द ड्रामा वॉज स्टेज्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देन हमारा वाइल का यूज, वाइल के साथ हम वर्ब और आईएनजी लगाते हैं, मतलब कुछ करते हुए। देन एन ओल्ड क्रो वॉज थ्रैश्ड बैडली, अगेन पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। वर्ड मीनिंग याद करने हैं तो आप याद करें, स्टेज करना यानी कि मंचन करना, हिंदी में मंचन बोल देते हैं, और नाम से भी आप समझ पा रहे होंगे जो ड्रामे वगैरह वो स्टेज पे किए जाते हैं, तो वही मतलब है। देन इनैक्ट करते हुए यानी कि अभिनय करते हुए, थ्रैश बैडली बुरी तरह से पीटना। फिर क्या होता है, द सीमिंगली हाफ डेड ओल्ड क्रो, हाफ डेड इज अधमरा, जो आधा मरा हुआ है। सीमिंगली मतलब जो लग रहा है, जैसा प्रतीत हो रहा है, मतलब वो है नहीं लेकिन ऐसा लग रहा है। तो सीमिंगली मतलब जो आधा मरा हुआ बूढ़ा क्रो जो है, जो लग रहा है आधा मरा हुआ, मतलब ऐसा हिंदी निकालो कि आधा मरा हुआ लगने वाला बूढ़ा कौवा, ये हिंदी सही रहेगी, ठीक है। तो आधा मरा हुआ लगने वाला ओल्ड क्रो जो है, वॉज पिक्ड अप, तो इसको उठा लिया गया, बाय द सोल्जर्स ऑफ द किंग आउल, जो ये राजा उल्लू है इसके सोल्जर्स के द्वारा। पिक्ड अप यहाँ पे होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज लगा हेल्पिंग वर्ब, और ये सारा हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, और टेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो ये जो आधा मरा हुआ लगने वाला ओल्ड कौवा है, इसको लेटर बाद में उठा लिया गया उल्लू राजा के सैनिकों के द्वारा। अब यहाँ पे कोमा डाल रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक रहेगा, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहा है। विद अ गोट्स ब्लड, मतलब बकरी जो है उसका जो खून है, स्प्रिंकल्ड मतलब छिड़का हुआ था, ऑल ओवर हिज बॉडी, उसके पूरे शरीर पर। ये आप इमेज में देख रहे हो, कौवा है, इसका शरीर देख रहे हो, यहाँ खून लगा हुआ है, तो ये बकरी का खून है, स्प्रिंकल्ड हो रखा है। स्प्रिंकल करना मतलब होता है छिड़कना, और स्प्रिंकल्ड यहाँ पे है छिड़का हुआ। तो यहाँ पे वर्ड याद करेंगे, सीमिंगली मतलब ऐसा लगने वाला, स्प्रिंकल्ड हो गया छिड़का हुआ, और पिकअप किसी को उठाना, और इसमें कुछ नहीं है। आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। दिस वॉज डन, यह किया गया, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, यह किया गया ऑन द एडवाइस ऑफ, की सलाह पर, किसकी सलाह पर, अ सीनियर मिनिस्टर, एक वरिष्ठ मंत्री की सलाह पर। और ये मंत्री कहाँ था,
इन किंग आउल्स कैबिनेट, कैबिनेट होता है मंत्रिमंडल, जो उल्लू राजा है उसके मंत्रिमंडल का एक जो सीनियर मिनिस्टर है, तो उसके एडवाइस पर यह किया गया था। दिस मिनिस्टर हैड टोल्ड द किंग आउल, इस मंत्री ने बताया था उल्लू राजा को, या फिर उसको कहा, तो क्या कहा, ये डबल इन्वर्टेड कॉमास लगे हैं, ये उसके वर्ड थे। क्या क्या बोला उसने, योर मेजेस्टी जहां पना, दिस बैडली वुंडेड क्रो, ये जो बुरी तरह से घायल कौवा है, वुंड मतलब होता है घाव, और वुंडेड मतलब जिसको घाव लगे हुए हैं, और बैडली इज बुरी तरह से, वुंडेड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्रो नाउन है। तो कह रहे हैं महाराज योर मेजेस्टी, यह बुरी तरह से घायल जो कौवा है, हैड स्पोकन इसने बोला था, इन फेवर ऑफ अस हमारे पक्ष में, इन हिज किंग्स कैबिनेट अपने राजा के मंत्रिमंडल में, ये जो कैबिनेट मीटिंग है मंत्रिमंडल की बैठक, उसमें बोला था हमारे पक्ष में। दैट की, अब क्या बोला था, वी वर मोर इंटेलिजेंट, कि हम ज़्यादा बुद्धिमान हैं। अब उसने तो आर कहा होगा, लेकिन ये इनडायरेक्ट नरेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है इसलिए वर यूज़ किया गया है। तो हम ज़्यादा बुद्धिमान हैं, सुपीरियर है मतलब ज़्यादा उनसे बढ़िया है, बेटर मैनेज्ड है मतलब अच्छे से मैनेज करने वाले, अच्छी तरह से जो मैनेज हो रखे हैं वैसे हैं, एंड स्ट्रॉन्ग और मजबूत हैं। तो ये उसने कहा था, हैंस इसीलिए, वी डिजर्व्ड हम हकदार हैं, किस चीज़ के, द राइट अधिकार के, तो हम अधिकार के हकदार हैं। कौन सा अधिकार, टू बी नोन जाने जाने का, एंड रिकॉग्नाइज्ड पहचाने जाने का, एज द किंग ऑफ बर्ड्स पक्षियों के राजा के रूप में। तो ये मतलब उसने मिनिस्टर जाके अपने राजा के सामने सब बोल रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अभी मैं आपको थोड़ा सा और ब्रेक करके दिखाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। पहला, दिस बैडली वुंडेड क्रो हैड स्पोकन पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस, कि इस बुरी तरह से घायल कौवे ने बोला था, यहाँ तक समझ में आ गया। वुंडेड इज घायल, बैडली बुरी तरह से। फिर है इन फेवर ऑफ, के पक्ष में, के हक में। फिर आ गया कैबिनेट मीटिंग होगी, मतलब उनकी मंत्रिमंडल की बैठक, यहाँ तक एक सेंटेंस है। फिर बताया है दैट लगाकर कि क्या बोला था, तो ये बोला था दैट की वी वर मोर इंटेलिजेंट, हम ज़्यादा इंटेलिजेंट है, यहाँ पे हमने यूज़ किया कंपेरेटिव डिग्री मोर, और मोर सुपीरियर है, ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, अच्छे से मैनेज्ड है, स्ट्रॉन्ग है, हैंस इसीलिए, वी डिज़र्व हम हकदार हैं। तो उसने कहा होगा कि दे डिज़र्व, कौवे ने कहा होगा दे डिज़र्व, बट अब ये इनडायरेक्ट में बता रहा है इसलिए वी डिज़र्व। तो हम हकदार हैं, तो हम इस अधिकार के हकदार हैं। कौन सा अधिकार, टू बी नोन, ये हमारा लेसन हो गया टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर हुआ। अब आपको याद आ रहा होगा ऑब्जेक्ट टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, जाने जाने का, रिकॉग्नाइज्ड पहचाने जाने का। ठीक है, अब देखो जिसको इंग्लिश नहीं आती उसको थोड़ा तकलीफ तो होगा ही, उसको तो ये समझ ही नहीं आ रहा होगा टू बी थर्ड फॉर्म कैसे आ गया। तो एक बार सीख लो, सब कुछ सीखो मेरे कोर्स से, उसके बाद बताना कि समझ में नहीं आया हो तो। ठीक है, आएगा 100%। जो लोग तो सीख चुके हैं मुझसे उनको सबको समझ में आ रहा होगा। तो आगे देखते हैं इसके बाद। दिस लेड टू द किलिंग अटैक, तो यह कारण बना, ये लीड टू का चैप्टर है, कोई चीज़ किसी के लिए कारण बनती है, तो ये भी हमारा एक कंप्लीट लेसन था। टेंड टू, लीड टू, सब्जेक्ट टू, ऐसे लेसन हमने किए थे, उसका एक आप देख पा रहे हो सामने। तो लीड का सेकंड फॉर्म लेड, तो दिस लेड टू, तो ये चीज़ लेकर गई, मतलब ये कारण बनी है किस चीज़ का, किलिंग अटैक का, जानलेवा हमले का, ऑन द पुअर फेलो, इस बेचारे साथी पर। तो उसने जो ये बात कही थी ना, तो कह रहे हैं कि वो चीज़ है, उसने वो कारण बनी थी जानलेवा हमले का उस पर। ठीक है, पुअर मतलब है बेचारा, नॉट गरीब। वी शुड हेल्प हिम, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, टू इम्प्रूव अपॉन हिज वुंड्स, मतलब उसके घाव वगैरह को सुधारने में, एंड इंजरीज, और उसकी जो चोट है उसको। सैड द किंग ओल्ड आउल्स, आगे लिखा है आफ्टर दिस, इसके बाद, वी विल यूटिलाइज दिस ओल्ड नॉलेजेबल क्रोज टैलेंट, ये जो नॉलेजेबल मतलब ज्ञानी, क्रोज टैलेंट कौवे का जो प्रतिभा है, तो इसको यूटिलाइज करना मतलब उपयोग करना। तो इसके बाद हम उपयोग करेंगे इस बूढ़े ज्ञानी कौवे की प्रतिभा का, किस चीज़ के लिए, ऑन डिस्ट्रॉइंग तबाह करने में, किसको, द किंगडम ऑफ द क्रोज कौवों के साम्राज्य को। फिर क्या हुआ,
द ओल्ड क्रो सून फाउंड, जो ये बूढ़ा कौवा है जल्द इसको मिल गया अ फेवरेबल प्लेस, एक उचित जगह मिल गई इसको। उचित तो नहीं कहेंगे, मतलब अनुकूल कह सकते हैं, राइट, अनुकूल। तो इस बूढ़े कौवे को जल्द एक अनुकूल जगह मिल गई इन द आउल्स किंगडम, उल्लू के किंगडम में। मैनी ऑफ द आउल मिनिस्टर्स वर इन हिज फेवर, बहुत सारे जो उल्लू मंत्री हैं वो थे उसके पक्ष में। एक्सेप्ट वन और टू, एक दो को छोड़कर। और ये एक दो कौन? हु ओपोज्ड, जिन्होंने विरोध किया। हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया जा रहा है वन और टू के लिए। ओपोज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो एक दो को छोड़कर जिन्होंने विरोध किया, किसका? कौवे का। सेइंग दैट, यह कहते हुए कि ही वॉज फ्रॉम द एनिमीज कैंप, कि वो दुश्मनों के कैंप से है। आफ्टर ऑल इज, आखिरकार। अब यहाँ तक समझ लो कि बहुत सारे उल्लू मिनिस्टर्स उसके पक्ष में थे, एक दो को छोड़कर जिन्होंने कौवे का विरोध किया था, कहते हुए कि वह आखिरकार दुश्मनों के कैंप से है। हिंदी है में आ रही है बट लिखा वॉज वगैरह है, तो वो पास्ट की वजह से है, ठीक है, हिंदी प्रेजेंट में निकलती है। डिस्पाइट दिस ओपोजिशन, इस विरोध के बावजूद, ये हमारा इंस्पाइट ऑफ डिस्पाइट का लेसन प्रेपोजिशन है, और ओपोजिशन हो गया विरोध, ये हमारा काम करेगा नाउन का। तो इस विरोध के बावजूद, और विरोध कहाँ से था? फ्रॉम सर्टेन आउल मिनिस्टर्स, सर्टेन हो गया कुछ एक, आउल मिनिस्टर जो कुछ एक उल्लू मंत्री थे, सो उनसे विरोध जो था, तो उसके बावजूद भी द क्रो कंटिन्यू टू लिव, कौवे ने जारी रखा रहना इन द आउल्स केव, उल्लुओं की गुफा में। वर्ड मीनिंग याद करें, फेवरेबल अनुकूल, इन इज फेवर उसके पक्ष में, एक्सेप्ट इज को छोड़कर, ओपोज इज विरोध करना, सेइंग दैट यह कहते हुए कि, डिस्पाइट के बावजूद, आफ्टर ऑल आखिरकार, ओपोजिशन इज विरोध, सर्टेन मतलब कुछ एक, कंटिन्यू इज जारी रखना। फिर क्या होता है? लास्टली मतलब आखिर में या अंततः, तो आखिर में इट वॉज द डे टाइम, यह दिन का समय था, व्हेन जब, द आउल्स देमसेल्व्स, जब आउल जो उल्लू खुद, वर नॉट एबल टू सी, वो जब खुद देखने में समर्थ नहीं थे, एनीथिंग कुछ भी, ड्यू टू सनलाइट, सूर्य की रोशनी के कारण, ठीक है। तो ये दिन का समय था जब उल्लू खुद देखने में एबल नहीं थे किसी भी चीज़ को सनलाइट की वजह से। व्हेन जब, द सीमिंगली वुंडेड एंड वीक क्रो, जब लगने वाले, कैसा लगने वाले? वुंडेड मतलब घायल, वीक मतलब कमज़ोर। तो कह रहे हैं जब घायल और कमज़ोर लगने वाले कौवे ने क्या किया? पाइल्ड अप, इकट्ठा किया। पाइल अप होता है इकट्ठा करना। क्या इकट्ठा किया? थाउजेंड्स ऑफ वुडन लॉग्स, मतलब हज़ारों लकड़ियाँ, या लकड़ियों के कई ठंठे बोलते हैं, अलग अलग हिंदी निकलती है, आप इमेज में देख लो, ये दिख रहे हैं लकड़ियों के छोटे छोटे पार्ट, इनको बोलते हैं लॉग्स, डंठल भी बोल देते हैं हम लोग इसको। तो थाउजेंड्स ऑफ वुडन लॉग्स जो है ये इकट्ठा करे, कहाँ पे? एट द माउथ ऑफ आउल्स केव, उल्लुओं की गुफा के माउथ पर। अब यहाँ देख रहे हो, ये इसका गुफा का मुंह हो गया, तो यहाँ पे इकट्ठे कर दिए इसने बहुत सारे, हजारों। एंड पुट फायर इनटू इट, और इस पर आग लगा दी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, द फायर फ्लेम्स, ये जो आग की लपटें हैं, फ्लेम्स है, लैप्ट अप, तो ये उछल गई, यानी कि बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। लीप अप हाई मतलब ऊंची हो गई। लीप का मतलब होता है जंप करना, लीप का सेकंड फॉर्म हो गया लैप्ट। तो लीप अप मतलब ऊपर की तरफ जंप करना, और हाई मतलब बहुत ऊंचा, तो बहुत ऊंचा मतलब आग की लपटें जो उठ गई। एंड और ऑल द आउल्स, और जो सारे उल्लू हैं, इन द आउल्स किंगडम, उल्लू के साम्राज्य में, इनसाइड द केव जो गुफा में थे, वर बर्न्ट, वो जल गए, टू एशिस यानी कि वो जलकर राख हो गए। यहाँ पर बर्न टू एशिस का मतलब होता है जलकर राख होना। ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे वर। यहाँ पे ऑल द आउल्स जो है ये काम करेगा ऑब्जेक्ट का, तो पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। और द फायर फ्लेम्स सब्जेक्ट है, लेफ्ट अप हाई ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये एक्टिव वॉइस। क्लियर हो गया यहाँ तक? नाउ मोरल ऑफ द स्टोरी,
नेवर ट्रस्ट योर एनिमी, अपने दुश्मन पर कभी भी भरोसा मत करें। डू नॉट अलो हिम इन टू योर होम, उससे अपने घर में आने की आज्ञा मत दें। सो दिस इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी। सो ये थी हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी चीज़ें आपने सीखी होंगी। तो कैसी लगी वीडियो, और जो लोग इंग्लिश सीखने के लिए इंटरेस्टेड है तो वो ऐप डाउनलोड कर लें। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन, बाकी डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। तो ज्वाइन करें, सीखें और इंग्लिश को इम्प्रूव करें। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।